Welcome, welcome everybody to our channel Learn with Akshita and Anuj. Today we are going to start with our first chapter of our science book, which is crop production and management. So let's get started with this chapter. But before starting, please like, share and subscribe to our channel. So let's get started. Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. तो टू जो चिल्ड्रंस हैं, एक है पहेली और एक भूजो, ये दोनों गए अपने अंकल के हाउस में समर वेकेशन के टाइम पर। उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं और एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे उनके फार्म में, जैसे कि खुरपी, सिकल, सोवल, प्लॉ एक्सेट्रा इन द फील्ड। सो ये सारे जो टूल्स थे वो देखे। सो जो भूजो है वो कहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। वो जानना चाहता था कि इन टूल्स को हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? But, first of all, why do we have to eat food? तो ये कह रहे हैं कि हम पहले ही लर्न कर चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हमें चाहिए रहता है फूड, सो दैट वी गेट एनर्जी एंड बाय यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी वी कैन परफॉर्म मैनी टास्क, है ना। तो जो हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने से, उससे हम बहुत सारे टास्क वर्क कर सकते हैं, है ना। तो प्लांट जो है अपना फूड खुद से बना सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं। और क्या हमें मिलता है उससे, हमें उससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है। और एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं। सो एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है, क्योंकि ह्यूमंस भी एक टाइप के एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स को कहाँ से खाना मिलता है, तो उन्हें मिलता है प्लांट से खाना। ओके, क्योंकि सब लोग इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो उन्हें फूड मिलता है कुछ एनिमल्स जैसे कि डियर, ज़ेब्रा, इन सब से। और ये सब किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, क्योंकि ये हर्बीवोरस होते हैं। तो इनडायरेक्टली सारे एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पर ही डिपेंड है। सो अब बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी ईट फूड। तो हम सबको फूड की ज़रूरत क्यों होती है। यू हैव नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी functions such as digestion, respiration and excretion. We get out food from plants or animals or both. तो हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म उनके वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए। सो हम सब जो हम ह्यूमंस हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल्स और प्लांट्स से, ठीक है। अब पहेली बोलती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। वो कहती है कि फूड को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि भूजो ने उससे पूछा था, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। तो भूजो ने उससे पूछा था
कि इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें कितने सारी पॉपुलेशन है, कितने सारे लोग हैं, तो इन सबको खाना कैसे मिलेगा? तो पहेली ने उसका आंसर दिया, ये जो फूड है उसे बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. बहुत सारा फूड प्रोवाइड करने के लिए फूड का जो रेगुलर प्रोडक्शन होता है वो नेसेसरी होता है. कि अगर हमने अभी कोई एक क्रॉप ग्रो किया है तो हमें रेगुलरली फिर दूसरा क्रॉप भी ग्रो करना होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन. और अगर हम थोड़ा सा ही प्रोडक्शन करेंगे, रेगुलरली नहीं करेंगे, तो कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ फूड का शॉर्टेज होने लगेगा. और प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, कि जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करें, उन्हें अच्छे से इरिगेशन हो हर चीज़ का. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. Till 10,000 BCE. BCE means before Christ. People were nomadic. जो 10,000 BCE तक जो पीपल थे वो नोमैडिक थे, मतलब नोमैड. सो 10,000 BCE तक जो पीपल थे वो नोमैड्स थे. नोमैड मीन्स होता है हम हिंदी में कहते हैं ना बंजारे, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, वाटर, इन सब के सर्च में. उन्हें जहाँ भी थोड़ा बहुत मिलता है सब, वो वहाँ थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, फिर वापस से वो वॉन्डरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. सो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो क्या करते थे, वो वॉन्डरिंग करते रहते थे प्लेस टू प्लेस. किसके सर्च के लिए? फूड और शेल्टर की सर्च के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. तो जो पीपल थे उनने धीरे धीरे रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनने क्या किया, जो एनिमल्स को हंट करके उन्हें अपने फूड के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप. तो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे उनने लैंड कल्टिवेशन करना स्टार्ट किया. राइस, व्हीट और जो और भी फूड क्रॉप्स थे उन्हें धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट किया. एंड थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर. और ऐसे ही करते करते फाइनली एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ. ओके. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो जब सेम काइंड के जो प्लांट्स रहते हैं वो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कल्टिवेटेड करते जाएं, उससे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. मतलब अगर हमने कहा है कि ये व्हीट का क्रॉप है, मतलब उस फील्ड में जितने भी प्लांट्स होंगे वो सभी किसके प्लांट्स होंगे? व्हीट के प्लांट्स होंगे. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. हम जानते हैं कि क्रॉप्स बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स यानी कि पल्सेस, ग्रेन्स, ये सब, और फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंजेस, वेजिटेबल्स, टोमेटो, पोटैटो, जिंजर, है ना. तो ये सारे अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स होते हैं. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. तो इन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनके ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब ये कौन से सीजन में ग्रो करते हैं. ओके. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो जो इंडिया है
वो बहुत ही वास्ट कंट्री है और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये हर रीजन से वेरी करती हैं। जैसे कि अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, पर अगर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख जाएंगे तो वहाँ लो टेम्परेचर होता है, कभी कभी माइनस में रहता है। कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और जैसे असम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मेघालय, असम, यहाँ सब। और राजस्थान में बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, लिटिल और नो रेनफॉल, है ना। कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती है। तो let's see on the next page. According, there is a rich variety of crop grown in different part of the country. तो जो इंडिया है उसके पास बहुत ज़्यादा रिच क्या है, रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं क्रॉप्स की जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में ग्रो की जाती हैं। Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, तो इस डाइवर्सिटी के बाद भी हम जो क्रॉप्स हैं उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, अकॉर्डिंग टू देयर growing season. Okay, so kharif crop, this crop which are sown in the rainy season are called kharif crop. जो क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, जो उन्हें मतलब रेनी सीजन में सो किया जाता है, वो होते हैं खरीफ क्रॉप। अब रेनी सीजन में है मतलब इनडायरेक्टली हमें पता चलता है कि जो ये क्रॉप है इसे क्या, जो खरीफ क्रॉप्स होंगी उन्हें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीज़न है इंडिया का वो यूजुअली जून से सितंबर तक रहता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। पैडी मीन्स राइस, मेज, ओके, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली एंड कॉटन यानी रुई है मेजर, जो मतलब ये भी एक ये सारे भी क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में सो किए जाते हैं। नाउ रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब तो जो ऐसे क्रॉप्स हैं जो विंटर सीजन में अक्टूबर टू मार्च में ग्रो किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम रबी क्रॉप्स। ओके, रबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर wheat, gram, pea, mustard and linseed. सो ये जो रबी क्रॉप्स हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं गेहूँ यानी wheat, ग्राम, पी एंड मटर, मस्टर्ड यानी और सरसों, और लिनसीड भी और ऐसा एक क्रॉप होता है जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट हम करते हैं। Besides these, pulses and vegetables are also grown during summer at many places. इन सब के अलावा कुछ पल्सेस और जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ग्रो होती हैं समर सीजन में बहुत सारी जगहों पर। Now let's come to another topic which is 1.2 basic practices of crop production. अब जो भूजो है वो कहता है कि why paddy cannot grown in the winter season. तो भूजो कहता है कि जो पैडी यानी जो राइस है हम उसे विंटर सीजन यानी कि रबी क्रॉप्स, वो रबी क्रॉप क्यों नहीं है, वो विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं करता है। तो पहेली उसका क्या आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो पैडी है वो उससे बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। ओके, उससे बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है और therefore it is grown only in the rainy season. इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए वो सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो करते हैं और इसलिए वो एक खरीफ क्रॉप है।
Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. तो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है जो फार्मर के थ्रू की जाती हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में. You may find that these activities are similar to those carried out by your gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो जब आप ये प्रोसेस मतलब ये जो स्टेप्स हैं जो एक्टिविटीज़ होने पड़ोगे तो आपको लगेगा ये वैसे ही एक्टिविटीज़ हैं जो मेरे घर के जो गार्डनर हैं या मैं यूज़ करती हूँ जब मैं अपने घर में कोई भी प्लांट ग्रो करती हूँ या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट यू ग्रो करती हूँ. ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन्स सम प्लांट्स दैट आर ओनली फॉर शो लाइक मनी प्लांट. ओके, तो जब भी हम ऐसे कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसमें उसे ग्रो करने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं उनके जो हम क्रॉप ग्रो करने के टाइम पे करते हैं. Okay, now these activities or tasks are referred to as agriculture practices that which are listed below. तो ये जो टास्क या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो यहाँ नीचे लिखी गई हो. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उसमें क्या कर सकते हैं हमारी जो सीड्स हैं उन्हें सो कर सकते. सोइंग यानी सीड्स को सो करना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना ताकि जो हमारे क्रॉप हैं वो और अच्छे ग्रो हों और जल्दी ग्रो. इरिगेशन, उसे टाइम टू टाइम वाटर देना. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, नाउ व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर those unwanted plants that grow between the crops and create a competition for the growing crops and those unwanted plant. because जब ये ग्रो हो जाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर क्रॉप को यूज़ करना रहता है वो कौन यूज़ कर लेते हैं? ये जो वीड्स होते हैं, जो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. ओके, नाउ हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप ग्रो हो जाता है अरे तो जैसे हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारे जो प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं तो उन्हें कट करके हम जब कट करते हैं तो उससे हम हार्वेस्टिंग की प्रोसेस करते हैं. स्टोरेज, जब हमारा प्लांट जो हमारा क्रॉप है वो ग्रो हो गया तो हमने उसे हार्वेस्ट भी कर लिया, तब हमें उसे स्टोर भी करना रहेगा ताकि वो उसमें कोई इंसेक्ट्स ना हो जाए या उसमें कोई वो ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, तो उसे अच्छी तरह से स्टोर भी करना होगा. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज़ 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब इसमें हम देखेंगे कि जो सीड्स को सो करने के पहले सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं और ताकि जो प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो हो. Let's get started. The preparation of soil is the first step before growing a crop. जो सॉइल की प्रिपरेशन है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के पहले. One of the most important tasks in agriculture to turn the soil and using it. तो एग्रीकल्चर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क या एक्टिविटी होती है सॉइल को टर्न करना और उसे लूज़ करना, क्योंकि अगर सॉइल स्टिक रहेगी, लूज़ नहीं होगी, टाइट रहेगी, तो जो सीड है, जो भी प्लांट है, उन्हें उसके जो रूट्स हैं वहाँ पे एयर जाने में प्रॉब्लम होगा, तो क्रॉप ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा.
it is necessary to turn and lose the soil. This allow the root to penetrate deep into the soil. इससे क्या होता है, जो रूट है वो भी डीप जाता है सॉइल में, है ना, ऊपर ही नहीं रहता, नीचे तक जाता है और नीचे उससे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाता है. The loosened soil allow the crop allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. अगर आपकी रूट्स डीप भी चले जाएंगे सॉइल में तो भी क्या होगा, सॉइल लूजन होगी तो जो जो रूट्स हैं उन्हें ब्रीथ करने में हेल्प होगी. Now, why does the loosening of soil? Does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो जो सॉइल को जब हम लूज करते हैं तो वो अब जो रूट्स हैं उन्हें ब्रीथ करने में कैसे हेल्प करता है ईजीली, है ना. तो द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म्स. जो लूजन सॉइल होता है वो हेल्प करता है अर्थ वर्म की जो ग्रोथ है उसमें. अब ये कैसे हेल्प करता है, जो अर्थ वर्म होता है वो क्या करता है, वो ना फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, वो हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे. सो ये सिर्फ अर्थवर्म नहीं, माइक्रोब्स भी बनते हैं सॉइल में. तो लूजन सॉइल में क्या हो जाता है, माइक्रोब्स ऑफ अर्थवर्म्स की ग्रोथ में हेल्प करता है और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं. ओके, यानी क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. Since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो क्या होता है ना कि जब ये मूव करते हैं सॉइल में तो क्या होता है, जो सॉइल होती है वो टर्न होती जाती है और ये क्या हेल्प करते हैं, इसमें ये ह्यूमस को ऐड करने में भी हेल्प करते हैं. ओके, अब बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन. अब ये सॉइल को लूजन और टर्न करने में क्यों होना चाहिए, इससे मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों है, नेसेसरी क्यों है. You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms. In addition, pet plants and animals that decompose by soil organisms. तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया था कि जो सॉइल होती है वो मिनरल कंटेन करती है, वाटर कंटेन करती है और उसमें एयर भी रहती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. और उसमें क्या होता है, डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं. कैसे हो जाते हैं, कुछ सॉइल के ऑर्गेनिजम्स के कारण. ओके, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. इससे क्या होता है, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थे और जब वो डेथ हो गए तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और सॉइल में आ जाते हैं. ओके, तो these nutrients are again absorbed by plants. और ये न्यूट्रिएंट्स वापस से किसके थ्रू अब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट्स के थ्रू. सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा. वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन आर अपकमिंग पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.